हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 जो कि संधि है उसके बारे में बात करूंगी। संधि स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में जो मैंने अयोगवाह के बारे में पढ़ाया था उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने वहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रकार आप लोगों को बताया था, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा के अनुसार बात करें तो अयोगवाह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा होता है जीवामूलीय और चौथा उपधमानीय। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है, लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर देती हूँ कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार देखिए इसका अर्थ क्या है, समझिए। स्वार का अर्थ है स्वर से। ठीक है, स्वार का क्या अर्थ है? स्वर। और अनु मतलब कि बाद में, यानी कि पीछे चलने वाला। तो स्वरों के पीछे चलने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अम अह इत्यच परानुस्वार विसर्गो। अम देखिए यहाँ पे जो अ के ऊपर ये स्वर है, अ हमारा क्या है? स्वर है। और स्वर के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार का चिन्ह लगा है। मूलतः अगर हम बात करें अनुस्वार और विसर्ग की तो ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो कि स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए अ अह, तो अ के साथ भी यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह है? विसर्ग का चिन्ह। इत्यच, इत्यच का सेंस होता है अच प्रत्याहार से, और अच प्रत्याहार हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्वरों का प्रत्याहार होता है। ठीक, तो अच प्रत्याहार जो होता है उसके बाद परा मतलब होता है कि बाद। ठीक है, परा क्या होता है? बाद। अनुस्वार विसर्गो, यानी कि अम और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अम और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः क्या कहलाते हैं? अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अगर एक एग्जांपल हम ले अनुस्वार का, अगर मैंने लिखा कंकाल, तो आप लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि क तो जो है वो व्यंजन है, इसके ऊपर क्यों ये अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसको समझिए, व्यंजन जो होता है वो कभी भी स्वर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क में क्या छुपा हुआ है? अ, हमारा स्वर अ छिपा हुआ है क में, फिर ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है, फिर क्या लिखा है? का लिखा हुआ है, नहीं सॉरी क लिखा हुआ है क, फिर क में किसका चिन्ह लगा हुआ है? आ, कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ का स्वर लगा हुआ है, तो आ। और ये स्वर जब निकलेगा क के व्यंजन से तो ये आधा हो जाएगा। ठीक, फिर ल, और फिर इसमें क्या स्वर छिपा हुआ है? अ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनुस्वार का चिन्ह है वो स्वरों पर लगा हुआ है, यानी कि मूलतः ये क पे नहीं, ये अ पर लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन के उच्चारण स्थान के अनुसार जो अनुनासिक है उसकी तरह होता है। इसका सेंस क्या था? इसका सेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा विस्तार से समझाया था, लेकिन इसका सेंस ये भी है इसके उच्चारण स्थान से कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। अनुनासिक, यानी अनुनासिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि किस अनुनासिक क्या होता है? जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों के माध्यम से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो इसका जो उच्चारण हो जाएगा वो हो जाएगा नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो हमारा अनुस्वार होता है वो उसका जो अनुस्वार जो होता है, ये पूरा अनुस्वार है, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक के माध्यम से होता है, यानी कि उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। अब बात करें विसर्ग की, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विसर्ग के बारे में कि ये भी जो होते हैं स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि स्वर के बाद प्रयोग किए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे जैसे मैंने लिखा दुख, तो देखिए द में कैसे स्वर छिपा हुआ है आप इसको देख सकते हैं। द लिखा मैंने, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उ, फिर विसर्ग का चिन्ह, फिर ख, फिर अ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा विसर्ग का चिन्ह लगा है वो भी कैसे स्वरों के साथ ही लगा हुआ है, क्योंकि द में क्या छुपा है? ऊ छुपा हुआ है। ठीक है, अब बात करें इसके उच्चारण स्थान की, विसर्ग के उच्चारण स्थान की, तो क्या होता है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ क यानी कि क वर्ग से जितने निकलने वाले वर्ण होते हैं, ह, ये सब का उच्चारण कहाँ से होता है? और विसर्ग, इन सारे का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तो जो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। अब बात करते हैं जीवामूलीय और उपधमानीय की। तो आइए पढ़ते हैं जीवामूलीय के बारे में।
जीवामूल्य क्या होता है? क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो जीवामूल्य। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीवामूल्य होता क्या है। तो ये एक चिन्ह होता है, और कैसा चिन्ह होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है, लेकिन विसर्ग कैसा होता है? आधा होता है। जैसे अगर आप विसर्ग का चिन्ह बनाएंगे तो पूरा गोला उसमें बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप जीवामूल्य का चिन्ह बनाएंगे तो आधा विसर्ग बनाएंगे, आधा विसर्ग ऊपर और आधा विसर्ग नीचे, ऐसे इसका चिन्ह होता है, ठीक है। तो क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो जीवामूल्य से प्रा का क्या मतलब होता है? प्रा यानी कि पहले। और देखिए ग में अ छिपा हुआ है, क्योंकि ग व्यंजन है, इसके साथ एक स्वर छुपा है अ, तो ये अर्ध हो गया, यानी कि अर्ध का सेंस है आधे। आधे पहले और आधे विसर्ग के समान, जो क ख के पहले और आधे विसर्ग के समान हमें चिन्ह दिखाई देता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? जीवामूल्य। ठीक है, देखिए आप लिखा हुआ है कि क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान ये चिन्ह लगा रहता है, उसी को हम जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लिख सकते हैं बालक खादति, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बालक खादति। तो देखिए ये जो विसर्ग का चिन्ह है वो किसके बाद लगा है? क में जो स्वर छिपा हुआ है अ, उसके बाद लगा हुआ है, लेकिन यही जो विसर्ग का चिन्ह है वो इस ख के पहले भी तो लगा हुआ है, ख के पहले। तो यही इसके लिए ये जो विसर्ग का चिन्ह है वही इस ख के लिए क्या है? जीवामूल्य है। जैसे मैंने लिखा श्याम क्रीडति, तो देखिए ये जो विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है किसके बाद है? म में जो अ छिपा हुआ है उसके बाद लगा हुआ है, लेकिन यही जो विसर्ग है इस क के पहले क्या है? जीवामूल्य का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके उच्चारण स्थान की। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है जीवामूल्य से जीवामूलम। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूल्य से जीवामूलम, अर्थात जीवामूल्य से मतलब जीवामूल्य का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? जीवामूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जीवामूल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीवामूल। ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, अब बात करते हैं उपधमानीय की। अब देखिए उपधमानीय क्या होता है। तो प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। देखिए दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हल्का सा डिफरेंस है। जैसे जो जीवामूल्य और उपधमानीय जो होता है ये दोनों ही चिन्ह होते हैं, लेकिन कैसे चिन्ह होते हैं? विसर्ग के आधे विसर्ग के चिन्ह होते हैं। ठीक है, लेकिन इस दोनों में अंतर ये होता है कि जीवा जो मूल्य होता है वो क और ख के पहले आधे विसर्ग के समान होते हैं, लेकिन जो उपधमानीय होता है वो प फ के पहले आधे विसर्ग का जो चिन्ह लगाया जाता है, प्रा मतलब पहले और गर्द मतलब आधे, यानी कि पहले और आधे विसर्ग के रूप में जो प फ के आगे चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधमानीय कहते हैं। हमने समझा कि प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे ही उपधमानीय कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है जैसे है कि हम लिख सकते हैं वृक्ष पतति। तो देखिए ये जो हमारा विसर्ग का चिन्ह है वो किसके बाद लगा हुआ है? छ में जो छिपा हुआ है स्वर उसके बाद लगा हुआ है, लेकिन ये प के पहले क्या है? उपधमानीय का काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह हम लिख सकते हैं वृक्ष फलति। तो फ के पहले वो जो विसर्ग लगा रहेगा वो उपधमानीय का काम करेगा। अब बात करें इसके उच्चारण स्थान की, तो क्या होता है? उपधमानीयानाम ओष्ठो, यानी इसका जो उच्चारण उपधमानीय का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है, मतलब हमारा कि ओठ होता है। ठीक, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे अयोगवाक्य कितने होते हैं? संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय। ये यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा भी है कि अयोगवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा ही कितना टिक करेंगे? 4 को टिक करेंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका होता है। फिर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। जीवामूल्य का जीवामूल होता है, और उपधमानीय का उच्चारण का स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे अयोगवा का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि क्या होता है? 2 पदों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। कहने का ये सेंस है
कि दो पदों के मिलने से, जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए बात हो रही है विकार की, तो विकार कितने प्रकार के होते हैं संधि में, इसकी बात कर लेते हैं। तो विकार कितने प्रकार का होता है संधि में? विकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आदेश विकार, दूसरा होता है आगम विकार और तीसरा होता है लोप विकार। बात करते हैं आदेश विकार की। क्या होता है? जब दो वर्ण आपस में मिल जाए और नए वर्ण को निर्मित करें, अर्थात दो वर्ण या दो अक्षर, वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर है, जिसका क्षर ना हो सके, तो दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं आदेश विकार। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रमा धन ईस। अब देखिए रमा एक पूरा वर्ण हो गया और ईस पूरा एक वर्ण हो गया, ठीक। तो इन दो वर्णों के मिलने से या इन दोनों शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द निर्मित होगा, तो रमा धन ईस को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो संधि है वो रमेश हो जाएगा। अभी आप आगे सीखेंगे कि संधि किया कैसे जाता है, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि रमा और ईस का जो एक संधि होगा वो हो जाएगा रमेश। तो देखिए दो वर्ण आपस में मिले तो एक नया वर्ण निर्मित हुआ, तो इसे हम आदेश विकार कहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आगम विकार। तो क्या होता है आगम विकार? जब दो पद आपस में मिले और उनके बीच में किसी तीसरे का आगमन हो जाए तो उसे हम आगम विकार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने लिया अनु धन छेद। अब ये देखिए ये दो पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों के मिलने से क्या हो, किसी तीसरे का आगमन हो जाए तो इसका संधि क्या होगा, अनुच्छेद होगा। क्या होगा, अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पे जो आधा च है इसका आगमन हुआ, यानी कि किसी तीसरे का आगमन हुआ, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आगम विकार कहेंगे। आगम यानी कि आगमन होना, किसी तीसरे का आगमन हो जाना दो पदों के बीच में। अब जो हमारा थर्ड विकार है वो है लोप विकार। लोप होना यानी कि किसी चीज़ का लुप्त हो जाना, छिप जाना। तो जब दो वर्ण या पद आपस में मिलें और कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लोप विकार। इसे भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने लिखा आंग, ठीक है, ये ड जो है ये ड है, ठीक है, अ का सेंस देता है, ऐसे लिखते हैं इसको, पूरा ऐसे लिखते हैं, प्लस जीवन। तो देखिए इसका जब संधि हो जाएगा तो वो होगा आजीवन। क्या होगा, आजीवन। अब इसमें ये जो ड था यानी कि जो अ का हमें सेंस देता है, इसका क्या हुआ, लोप हो गया। देखिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, आंग धन जीवन में अगर मैंने इसका लोप किया तो क्या हो गया, आजीवन। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो वर्ण या पद आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जब एक वर्ण लुप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लोप विकार कहेंगे। अब बात करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो हमारा जो संधि होता है उसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो उनमें या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं, या फिर इसे हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि स्वर का प्रत्याहार क्या होता है, अच होता है, तो इसे हम अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, स्वर और स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो इसके बाद जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा विद्या धन अर्थी। अब देखिए विद्या जो है इसमें भी क्या है, आ छिपा हुआ है, ठीक, इसमें आ छिपा हुआ है और ये हमारा है अ। अब ये आ और ये अ, ये दोनों ही क्या है, स्वर है, और दोनों स्वरों के मिलने से क्या होता है, दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, दोनों स्वर में अब परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के बाद ये क्या कहलाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इनके दोनों स्वरों में परिवर्तन हो गया, दोनों के मेल से क्या बना, आ बन गया, इन दोनों के मेल से क्या बना, आ बना। तो आ अगर हम करेंगे, ध्यान में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो आप देख सकते हैं कि स्वर और स्वर के मिलने से जो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। तो स्वर संधि के संस्कृत भाषा में 8 भेद होते हैं। अगर आप इसको हिंदी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको 5 ही भेद पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप संस्कृत भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं तो आप स्वर संधि के 8 भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा स्वर संधि का भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। आइए दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं।
दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले बात करते हैं इसके सूत्र के बारे में। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है अक स्वर्ण दीर्घ। अब दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, तो देखिए यदि अ आ ई ई उ ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्रम से क्या हो जाते हैं, आ ई उ और री हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि यदि अ और आ, ई उ री और री के बाद वे ही समान स्वर आए। वे ही समान स्वर का क्या सेंस है कि मतलब अ आ के बाद अ आ ही आए, ठीक। ई के बाद ई ही आए, उ के बाद उ या उ ही आए और री के बाद री और री ही आए। तो ये क्रम से क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि दीर्घ होना यानी कि अ आ मिल करके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई बड़ा उ और ये हो जाएगा री। इसे अगर आप और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, ये पहले वाले को आप समझिए, जैसे इसको लिखा अ, ठीक है। तो अ के बाद अगर अ आता है या आ के बाद आ आता है या फिर अ के बाद आ आए या फिर आ के बाद अ आए, ये सब आपस में कुछ भी आए, इन सारे के मिलने से क्या होगा, आपका जो वर्ण है वो हमेशा दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया शिव धन आलय। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ये कौन सी संधि हो सकती है। तो देखिए व में अ छिपा हुआ है और उसके बाद भी समान स्वर आ रहा है, तो हमको पता चल गया कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसकी संधि करेंगे कैसे, तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, व को हम क्या लिख सकते हैं, व धन अ लिख सकते हैं, क्योंकि व में अ छिपा हुआ है, स्वर छिपा हुआ है। फिर देखिए ये हमारा आ। अब डेफिनेशन क्या था दीर्घ स्वर संधि का, कि अगर अ आ के बाद वे ही समान स्वर आए, यानी कि अ के बाद क्या है, आ है, अ के बाद क्या है, आ है, तो वो क्या हो जाता है, क्रमशः दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर के आपस में क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं शिव। शिव पूरा नहीं, ये व्यंजन हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने स्वर को निकाल दिया है, अ को निकाल दिया है। फिर देखिए ये वाला आ, तो शिव धन आ, इसमें क्या बचा, लय, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लय। अब देखिए ये वाला जो आ है इस वाले व को कंप्लीट करेगा, तो व के साथ जब अ जुड़ेगा तो व कंप्लीट व हो जाएगा, और फिर आ की मात्रा लगी हुई तो वाह हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी, और ये वाला व इस वाले, ये वाला आ जो है इस वाले व को कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, वाह, और ये वाला लय। तो इसका जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालय। और यही तरीका होता है कि आप किसी भी संधि को कर सकते हैं। अगर आपको करना है पृथ्वी धन ईश का, पृथ्वी धन ईश का अगर आपको संधि करना है तो देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कौन सी संधि है। तो देखिए व में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ई की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद भी ई आ रहा है, ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई मिल के क्रम से क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, ठीक है, बड़े ई हो जाएंगे। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, व धन ई और ये वाला ई, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई मिल के क्रमशः दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि ई हो जाएंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से मैंने बड़ी ई निकाल दी है तो ये क्या हो जाएगा, आधा व हो जाएगा प्लस ई और धन स, ये वाला श, ठीक है। अब ये ई इसको कंप्लीट करेगा, व को कंप्लीट करेगा, तो पहले पृथ ऐसे लिख दीजिए, फिर व के साथ जब बड़ी ई जुड़ेगी तो क्या होगा, व पे बड़ी की मात्रा वी और ये वाला श, तो ये हो जाएगा पृथ्वीश। इसी तरीके से आप संधि को कर सकते हैं। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दे दिया शिवालय, तो सबसे पहले पूछेगा कि शिवालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप बताएंगे शिव धन आलय, ठीक, आप क्या बताएंगे, शिव धन आलय।
उसके बाद से आपको क्या पूछ सकता है कि जो शिवालय का संधि विच्छेद किया गया है शिव धन आलय, वो उस संधि का नाम क्या है? तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि। फिर आपको पूछ सकता है कि जो शिवालय का संधि विच्छेद शिव धन आलय किया गया है उस संधि का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे अक स्वर्ण दीर्घ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आद गुण। क्या होता है? आद गुण। अब गुण स्वर संधि होता क्या है? तो देखिए, यदि अ या आ के बाद ई उ री और री आए तो ये क्रमशः क्या हो जाता है? ए ओ अल हो जाता है। मैंने क्या कहा कि यदि आ के बाद अ या आ के बाद क्या आए? ई आए। पहला क्या कंडीशन था? ई आए। दूसरा कंडीशन ये था कि उ आए, उ या उ आए। तीसरा ये था कि री या री आए। और चौथा था री या री आए। तो ये क्या हो जाता है क्रमशः? अगर अ या आ के बाद ई आता है तो ये ए हो जाता है। अगर अ या आ के बाद उ आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। री आने पे अर हो जाता है और री आने पे अल हो जाता है। ठीक, अगर ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है नर धन इंद्र। अब देखिए इसकी संधि करते कैसे हैं। तो नर में र में क्या छुपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? र प्लस अ। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है? ई है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्रम से क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यानी कि ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे नर लिख सकते हैं प्लस ए और इसका द्र, आधा न और द्र हम ले लेंगे क्योंकि ई तो पहले ही हम ले चुके हैं, न और द्र। अब ये वाला जो ए है इस वाले र को कंप्लीट करेगा। तो देखिए न और र ये स्वर है। ये स्वर जब व्यंजन के साथ मिलेगा तो क्या होगा? इसको कंप्लीट करके नरेंद्र। देखिए क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। नर धनेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। अब अगर हम ले महाधन ऋषि, तो देखिए हा में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ह। और हमने स्वर को निकाला तो ये व्यंजन हो गया, आधा ह हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? री है। अब हमने नियम क्या पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद री या री आए तो ये क्रम से क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? म लिख सकते हैं क्योंकि या का मात्रा हम लोग पहले ही निकाल दिए हैं। फिर ये अर और इसका शी। अब देखिए ये वाला जो स्वर है इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला अ जब ह के साथ जाएगा, जुड़ेगा तो पूरा ह हो जाएगा स्वर के साथ। फिर ये जो र है हमारा रेफ के रूप में सी के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा महर्षि। तो महाधन ऋषि का संधि क्या हो गया? महर्षि। देखिए हम लोग र को कई तरीके से पढ़ते हैं। जैसे पहला र एक सिंपल होता है, आपने र लिख दिया तो रवि, तो ये वाला र हो गया। ठीक है, ये पूरा र होता है। एक आप लिखते हैं र को रेफ के रूप में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो ये आधा र होता है। ठीक, आधा र होता है। एक आप प्रकार में र लिखते हैं, ये वाला र होता है। ठीक है, तो एक ये भी आधा ही र होता है। और एक आप ये वाला र लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ट्रक, तो देखिए र को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, 4 प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा थर्ड जो स्वर संधि का प्रकार है वो है वृद्धि स्वर संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची। देखिए आप सूत्रों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, यूपी टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी संधि का सूत्र पूछना। ठीक, तो वृद्धि स्वर संधि होता क्या है? देखिए यदि अ या आ के बाद ए या ए आए, ठीक, तो दोनों के स्थान में ए, और यदि अ या आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, स्वरों की वृद्धि हो जाती है। मैंने क्या कहा कि यदि अ या आ के बाद
ए या ए आए, ठीक, क्या है, ए या ए आए, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी ए आए या ए आए, हमेशा स्वरों की क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब बड़ा वाला ए होगा, ठीक है, बड़ा वाला नहीं, ए होगा। फिर यदि अ या आ के बाद ओ या अ आए तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के आपस में क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे, ठीक, यानी स्वरों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वृद्धि स्वर संधि कहेंगे, ठीक। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सदा धन एव, ठीक। अब देखिए द में क्या छुपा है, वो आ छिपा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द व्यंजन और आ, फिर ये वाला ए ले लेते हैं, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो वो क्रमशः मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है, यानी कि ये आ ए के साथ जब मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको उतारिए, ये क्या है, सद, क्योंकि आ पहले ही निकाल दिया गया था, फिर ए और उसके बाद से क्या है, ए तो यहाँ पे चला गया, फिर बचा व, तो व को उतार लिया। अब देखिए ये वाला जो स्वर है इसको कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, द पे ए की मात्रा हो जाएगी और व, तो सदा धनेव का संधि क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है परम धन औसध। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि म में क्या छिपा हुआ, अ छिपा हुआ है, और अ के बाद अ आ रहा है, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि है। लेकिन इसकी संधि कैसे करेंगे, तो म में अ छिपा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म प्लस अ, फिर ये वाला अ उतारिए। अभी हमने पढ़ा कि अ के बाद या आ के बाद ओ या अ हो जाता है, तो क्रमशः ये मिलकर के अ हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे। अब इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परम धन और सद। ये वाला जो अ है इस वाले म को कंप्लीट करेगा, यानी कि स्वर व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो परमो, म पे अ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा, परमोषध, यानी परमोषध, ठीक है। तो परम धन औसध का संधि क्या हो जाएगा, परमोषध। जो हमारा चौथा स्वर संधि का प्रकार है वो है यड़ स्वर संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़ची, क्या होता है, इको यड़ची। अब बात करते हैं यड़ स्वर संधि होता क्या है। तो देखिए यदि ई उ री और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, यानी कि ई के बाद ई ना आकर के कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ई का य, उ का व और री का र और री का ल हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि यदि ई उ री और री के बाद कोई भी असमान स्वर है, यानी कोई भी भिन्न स्वर है, ठीक है, असमान स्वर है, तो ई का क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का क्या हो जाता है, ल हो जाता है, ठीक है। य व र ल क्रमशः ये हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, यड़ स्वर संधि कहते हैं। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरा पहला एग्जाम्पल है प्रति धन एक। अब देखिए त में क्या छुपा हुआ है, छोटी ई छिपी हुई है, यानी कि ई है, और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि ई को छोड़ करके कुछ भी आ सकता है, अ आ सकता है, ए आ सकता है, उ आ सकता है। तो देखिए ई के बाद क्या आया, ए आया, तो हम इसको देख के समझ सकते हैं कि ये यड़ स्वर संधि है। अब इसको करेंगे कैसे, तो त को हम क्या लिख सकते हैं, ती को क्या लिख सकते हैं, त में से हमने ई को निकाल दिया तो ये व्यंजन हो गया त। फिर उसके बाद क्या आया, ए आया है, ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए नहीं, पहले इसको देखिए,
ई के बाद क्या आया, कोई भिन्न स्वर, कोई असमान स्वर आया, ठीक है, या भिन्न स्वर आया, ई के बाद क्या आया, ए आया, तो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। सिर्फ ई का यह होता है, दोनों मिलकर के आपस में यह नहीं होते हैं, सिर्फ ई का यह होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रति में से अगर हमने ई को निकाल दिया तो ये हो गया प्रत, ठीक है, ये हो गया प्रत, और ये वाला यह, और ये तो पूरा एक है ही, क्योंकि ए और ई तो मिलकर के यह हुए नहीं थे, सिर्फ ई ही यह हुआ था, तो एक पूरा बचा है हमारे पास। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है प्र, ये है आधा त, ठीक, ये वाला ए जो है इस य को कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, य पे ए की मात्रा ये और क, तो प्रत्येक, तो प्रतिधन एक का संधि क्या हो जाएगा, प्रत्येक, और ये क्या है, ये स्वर संधि है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, अनुधन एषण, अब देखिए न में क्या छिपा हुआ, ऊ छिपा हुआ है, और ऊ के बाद कोई विभिन्न स्वर आए, मतलब ऊ ना आकर के कुछ भी आए, तो देखिए ऊ के बाद क्या आया, ए आया है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न प्लस ऊ लिख सकते हैं। ऊ के बाद क्या आया, ए आया है, और ऊ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अन धन व और धन एषण, तो देखिए अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अन, ये आधा न है, ये वाला ए इस व को कंप्लीट करेगा, यानी कि ये स्वर इस व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो व पे की मात्रा वे और श और ड, तो अन्वेषण, इसका संधि क्या हो जाएगा, अन्वेषण, यही हमारा य स्वर संधि है। अब जो हमारा पांचवा स्वर संधि है वो है अयादि स्वर संधि, तो इसका सूत्र क्या होता है, एचो अय वा या वह, ठीक। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, तो देखिए यदि ए ओ अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, चारों हैं, ठीक है, ए है, ए है, ओ है, अ है, ठीक है, तो इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी ए के बाद ए ना आकर के कुछ भी आए, अ आए, आ आए, ओ आए, कुछ भी आए, तो क्या हो जाता है, क्रमशः ए का अय, ए का आय, ओ का अव और अ का आव हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि यदि ए ओ और अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, और अ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है, ठीक है। तो ए ओ अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब ए के बाद ए ना आकर के कुछ भी आए, तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव, अ का आव होता है, यही हमारा अयादि स्वर संधि है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है ने धन अनम। अब आप देख सकते हैं कि ने जो न है, न में ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, न में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, तो ए के बाद क्या आया है, अ आया, यानी कि ए के बाद ए ना आकर के कोई भी भिन्न स्वर आया, ए के बाद अ आया, तो ये क्या है, इसको हम देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है, अयादि स्वर संधि है, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, न धन ए लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर अ आया है, तो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब इस वाले न को लीजिए, तो न धन अय, और देखिए यहाँ पे सिर्फ ए का अय हुआ है, तो ये पूरा अनम तो ऐसे ही आप उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अनम। अब ये वाला जो स्वर है इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा, और ये वाला स्वर इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्वर इसको और ये वाला स्वर इस व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, नयनम। तो ने धन अनम का संधि क्या हो गया, नयनम। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है न धन अक। अब देखिए न में क्या है, ए है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न धन ए लिख सकते हैं। उसके बाद ए के बाद क्या आया, अ आया है, तो ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये वाला न प्लस आय और ये वाला अक को पूरा क्यों उतारेंगे, क्योंकि सिर्फ ए का आय हुआ है, दोनों मिल करके नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आ है यानी कि ये स्वर इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा और ये स्वर इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, न में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ना, य में अ जुड़ेगा तो य और क, नायक, तो नय धन अक का संधि क्या हो जाएगा, नायक। अब जो हमारा छठवां स्वर संधि का भेद है वो है पूर्व रूप स्वर संधि, और इसका सूत्र क्या होता है, एंग पदांतादति। अब देखिए होता क्या है, यदि ए और ओ के पश्चात अ आवे, ठीक, ए या ओ के पश्चात क्या है, अ आए, यानी कि अ जो स्वर है उसके पहले पूर्व, यानी कि पहले हमारा क्या लग रहा है, मात्रा लग रहा है ए और ओ का, तो क्या होता है इस केस में कि जो अ होता है उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ए और ओ के बाद अ आता है तो अ का लोप होकर के अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, और अवग्रह का चिन्ह लगता कैसे, ड की तरह ऐसे लगता है, ठीक। और देखिए एक फैक्ट और ये भी है कि जो पूर्व रूप स्वर संधि होता है वो अयादि संधि का निषेध करता है। क्यों, क्योंकि जो पूर्व रूप संधि होता है उसका जो पहला पद होता है वो संज्ञात्मक पद होता है, यानी कि संज्ञा होता है, संज्ञात्मक पद होता है, लेकिन वही अयादि स्वर संधि में जो पहला पद होता है वो हमारा क्रिया होता है, ठीक। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए अगर मैंने लिखा ग्रामे धन अपि, अब देखिए म पे ए की मात्रा लगी हुई है और ए के बाद जब अ आता है तो अ क्या हो जाता है, इसका लोप होकर के अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रामे धन अवग्रह का चिन्ह और धन पी, यानी कि ग्रामेड पी, यानी ग्रामे अपी, इसको अ ही पढ़ते हैं, एक तरीके से ये अ के सेंस में ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसको अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है। अगर मैंने बोला सो धन अपी, तो देखिए सब में क्या छुपा हुआ है, ओ का मात्रा छिपा हुआ है, और जब ओ के बाद अ आता है तो अ का लोप होकर के अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो अपी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट संधि है वो है पर रूप स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एंग पर रूपम, ठीक। इसमें क्या बताया गया है, देखिए यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है, ठीक, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो जो ए और ओ की मात्रा होती है वो उपसर्ग पर जुड़ जाती है। अकारांत उपसर्ग मतलब अ से अंत होने वाले उपसर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि में क्या अंतर है कि पूर्व रूप संधि में क्या होती थी, जो ए और ओ के बाद अ आता था, ठीक, यानी कि मात्रा पहले आती थी, लेकिन पर रूप में क्या होता है कि मात्रा बाद में आती है और अ पहले आता है। तो मैंने क्या कहा कि अकारांत उपसर्ग अर्थात अ से अंत होने वाला उपसर्ग, इसके बाद अगर ए या ओ आता है तो ये जो ए और ओ की मात्रा होती है वो इस उपसर्ग के ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है प्रधन एछा, तो देखिए यहाँ पे प्र में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, प्र में अ छिपा हुआ है और अ के बाद क्या आया, ए आया, तो ये ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, इस प्र पे लग जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, प्र जो है ये वाला जो स्वर है इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेक्षा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उपधन इच्छा, तो देखिए यहाँ पे प में क्या छुपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प धन अ, और ये ए, यानी कि अ के बाद जब ए आता है तो ये जो मात्रा होती है वो इस
उपसर्ग पे लग जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उपेक्षा। अब देखिए ये जो संधि होती है ये वृद्धि संधि का निषेध करती है, ठीक। अगर पहला पद उपसर्ग नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद उपसर्ग है, जैसे प्र उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं अपधन इच्छा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका ये जो पहला अपधन इच्छा में आपका ये अप जो होगा ये भी क्या है, उपसर्ग है। तो वृद्धि स्वर संधि में देखिए क्या होता है, जैसे इसमें भी क्या है कि अ या आ के बाद ए आ रहा है, ठीक। अ या आ के बाद ए आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी अ के बाद ही ए आ रहा है। तो देखिए दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि पररूप स्वर संधि में क्या होता है कि ये उपसर्ग होता है, जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। अगर उपसर्ग नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट संधि है स्वर संधि का वो है प्रकृति भाव स्वर संधि। इसका सूत्र क्या होता है, इद देद द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात इसमें क्या होता है, द्विवचन के पद आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि यदि इकारांत उकारांत एकारांत, इकारांत उकारांत एकारांत मैंने आप लोग को समझाया था कि ई से समाप्त होने वाले को इकारांत कहा जाता है, ऊ से अगर कोई पद समाप्त हो रहा है तो उसे उकारांत कहा जाता है, और एकारांत इनके साथ अगर द्विवचन का पद आता है, ठीक, और उसके बाद अगर स्वर आए तो ये प्रगृह संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसकी कोई संधि नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा कि यदि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन का पद हो और उसके बाद स्वर आए तो ये प्रगृह संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसकी संधि नहीं होती है। जैसे इसका आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हरिधन आगतो, हरिधन आगतो। अब देखिए ये हरि जो है ये क्या है, इकारांत है और द्विवचन का पद है, क्योंकि इसका जो एक वचन का पद होता है वो होता है हरि, ऐसे होता है, ठीक है। ये द्विवचन का पद है। इसके बाद क्या आया, स्वर आया, स्वर क्या आया, आ आया, तो ये क्या होगा, ये प्रगृह संज्ञा होगी जी, इसकी संधि नहीं होगी। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हरि आगतो। अब अगर हम ले सीते धन अवतार, तो देखिए ये जो सीते है ये सीता का द्विवचन पद है, ठीक है। और क्या है, एकारांत है, एकारांत है तो आप एक ही मात्रा लगे, एकारांत है। और जब एकारांत द्विवचन के पद के बाद कोई स्वर आता है तो इसकी संधि नहीं होती है, इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट, सीते अवतार, सॉरी अवरात हो गया, ये अवतार होगा।